हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो ओके है। ऑल स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइन द लाइव क्लास, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। सो कर दीजिए क्विकली कंफर्म। तो चलें शुरू करते हैं आज के सेशन को। ये सेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर्स के ऊपर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसको हम कवर करेंगे। प्रीवियसली दिस वाज फॉर 200 क्वेश्चंस, बट नाउ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैज बीन इंक्रीज्ड, सो इट इज 250 इंपॉर्टेंट MCQs, और ये हमारी इस सीरीज का पार्ट 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। सो क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये ध्यान रखें, जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं ये सभी बैंकों में सभी स्केल्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। चलें शुरू करते हैं। फॉर लिमिटेड स्टैटिस्टिकल और रिपोर्टिंग पर्पस, banks can close those reported fraud cases which involve a prescribed amount where investigation is ongoing or charge sheet has not been filed in the court for more than which period from date of registration of first information report. स्टैटिस्टिक्स पर्पस के लिए या रिपोर्टिंग पर्पस के लिए बैंक जो रिपोर्टेड फ्रॉड केसेस हैं उनको क्लोज भी कर सकते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट तक। किन केसेस में? जहां इन्वेस्टिगेशन चल रही है और चार्जशीट फाइल नहीं की गई इन द कोर्ट। हमने बताना है ये चार्जशीट अभी कितने पीरियड से नहीं फाइल की गई, फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। सो दिस कैन नॉट बी अनलिमिटेड पीरियड। तो हमने बताना है FIR लॉन्च करने के कितने पीरियड तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सो 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक या 5 साल तक। तो हमने बताना है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है लेकिन चार्जशीट अभी फाइल नहीं हुई, FIR लॉन्च हुए 3 साल का टाइम निकल चुका है। सो मैंने आंसर आपको दे दिया है। सो 3 साल अगर निकल जाते हैं FIR लॉन्च हुए, इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है और चार्जशीट कोर्ट में फाइल नहीं की गई, तो काउंटरफीट करेंसी रिलेटेड फ्रॉड रिलेटेड केसेस हम स्टैटिस्टिकल पर्पस के लिए और रिपोर्टिंग पर्पस के लिए RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक उनको क्लोज मान सकते हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर अमाउंट तक है। ये पर्टिकुलर अमाउंट का अलग क्वेश्चन है। इन द इवेंट ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स परचेज्ड बीइंग फाउंड फेक और फोर्ज्ड सब्सिक्वेंटली, बैंक ने फॉरेन करेंसी नोट्स परचेज किए लेकिन बाद में पता चला या तो वो फोर्ज्ड हैं या वो फेक हैं। उस केस में फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स या नॉन बैंक AD कैटेगरी 2 वो राइट ऑफ कर सकते हैं इस अमाउंट को। राइट ऑफ करने का ये अमाउंट पर फाइनेंशियल ईयर कितना है, और इसके लिए उनको अप्रूवल चाहिए अपनी टॉप मैनेजमेंट की, और वो भी रिकवरी की सारी ऑप्शंस को ख़त्म करने के बाद। तो हमने बताना ये है कि ये राइट ऑफ कितने अमाउंट तक अलाउड है। $1000, 1500, 2000 या 2500। सो अप टू व्हाट अमाउंट दिस इज अलाउड। क्वेश्चन नंबर 2। सो व्हाट शैल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2? क्या क्वेश्चन आंसर के आंसर है?
सो व्हाट इज द अमाउंट फॉर दिस पर्पस? तो ये अमाउंट है $2,500। इतने अमाउंट तक राइट ऑफ किया जा सकता है। किनके द्वारा? FFMC के द्वारा, फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स, या जो AD कैटेगरी 2 के अंदर आते हैं लेकिन वो बैंक नहीं है। फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स इज ए मनी चेंजर ऑथोराइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे FFMC की डेफिनेशन है। ये एक मनी चेंजर्स है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑथोराइज किया। ये फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज को परचेज कर सकते हैं। किनसे? नॉन रेजिडेंट्स से, जो इंडिया विजिट कर रहे हैं, या रेजिडेंट्स से। और सेल कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज। किस पर्पस के लिए? हमें ये बताना है कि अगर ये सेल करते हैं फॉरेन एक्सचेंज तो किस पर्पस के लिए फॉरेन एक्सचेंज ये सेल कर सकते हैं? पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट एंड बिजनेस ट्रैवल पर्पस के लिए, बिजनेस ट्रैवल पर्पस के लिए, या किसी भी पर्पस के लिए। फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर किस पर्पस के लिए सेल कर सकते हैं? सो ये 4 डिफरेंट पर्पसेस दिए हुए हैं। हमने देखना है किस पर्पस के लिए वो कर सकते हैं। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन RBI's लेटेस्ट गाइडलाइंस। इनमें से किसी के भी पेपर में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। सो इट इज फॉर प्राइवेट एंड बिजनेस ट्रैवल पर्पस ओनली। इस पर्पस के लिए वो बेच सकते हैं। ए बैंक नोट और करेंसी नोट विच हैज बिकम डर्टी because of normal wear and tear, or it includes 2-piece note also pasted together wherein both pieces presented belong to the same note or form the entire note with no essential feature missing। तो इस प्रकार के डर्टी नोट्स को हम क्या कहते हैं? ये कहलवाते हैं म्यूटिलेटेड नोट्स, ये कहलवाते हैं सॉइल्ड नोट्स, ये कहलवाते हैं डीफेस्ड नोट, ये कहलवाते हैं बर्न्ड नोट्स। सो इसके 2 पीस हैं, इनको पेस्ट किया गया है और एक ही नोट के वो पीस हैं और उसका कोई भी एसेंशियल फीचर मिसिंग नहीं है। तो इनको हम क्या कहेंगे? म्यूटिलेटेड, सॉइल्ड, डीफेस्ड या बर्न्ट नोट्स। क्वेश्चन नंबर 4। सो व्हाट शैल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4? क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का? इस प्रकार के नोट्स को हम कहते हैं सॉइल्ड नोट्स। सो जो वियर एंड टियर के कारण डर्टी हो गए हैं। फ्रेंड, इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन को कवर करें, प्रमोशन एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना सिलेबस ज़रूर पता होना चाहिए। आप अपने बैंक के सर्कुलर जो पिछले सालों में इशू हुआ होगा या अभी इशू हुआ है उसको ज़रूर देखें और देखें उसका सिलेबस क्या है। इस पर्पस के लिए आप अपने बैंक के अंदर उन लोगों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं जो पिछले पेपर्स में अपीयर हो चुके हों। सो दे कैन प्रोवाइड यू सम वैल्यूएबल इनपुट। प्रेपरेशन के दौरान आपका जो टोटल फोकस है वो कंसेप्ट की क्लैरिटी के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आपका प्रमोशन का एग्जाम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने का एग्जाम है। सो पासिंग मार्क्स लेने का ये एग्जाम ज़्यादातर स्किल्स के लिए नहीं है। कंसेप्ट और बेटर बन जाए इसके लिए जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो MCQs को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो जितने क्वेश्चंस कर सकते हो ज़रूर कर लेना, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। जहाँ तक आपके इंटरनल सर्कुलर्स हैं उनको प्रॉपरली पढ़िए और उनको शॉर्ट नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करिए।
अगर आपके सिलेबस में फाइनेंशियल जीके है या जनरल अवेयरनेस है तो यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारे ऐसे चैनल मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग आवर ओन चैनल, जहां वीकली बेसिस के ऊपर हम इन बातों को कवर करते हैं, तो आप उनका बेनिफिट ज़रूर लें। जहां तक बात रह गई जनरल बैंकिंग की, उसके लिए हम आपको प्रोवाइड करते हैं बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड कंटेंट। आपका मेजर पोर्शन आता है जनरल बैंकिंग से, तो इसमें वीडियो लेसन्स हों, पीडीएफ क्वेश्चन बैंक हो, पीडीएफ स्टडी नोट्स हों, आरबीआई के रूल्स की समरी पीडीएफ फॉर्म में हो, गवर्नमेंट स्कीम्स हो पीडीएफ के अंदर, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको, ये सारा कंटेंट आपको हमारे यहाँ से मिल जाता है बेस्ट क्वालिटी में वेरी लो प्राइस के ऊपर। तो आप इनको यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये अवेलेबल होगा हमारी ऐप के थ्रू या हमारी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट के कोर्सेज पेज में चले जाएं। तो ये हमारा वेबसाइट है, तो इसके कोर्सेज पेज के ऊपर चले जाना है, वहाँ पे आपको ये सब कुछ आसानी से अवेलेबल हो जाएगा और आप इनको यूज़ करें। सो जैसा मैंने कहा कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। इस पर्पज़ के लिए हमारे यहाँ से आपको फ्री ऑनलाइन रियल टाइम बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए 20 मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, और ये मॉक टेस्ट अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के ऊपर। ये हमारी अलग वेबसाइट है JIBCIBonline.com। तो यहाँ पे आपने ये JIB एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट हैं, लेकिन इसमें 2 पेपर्स, उसमें इंडियन इकोनॉमी का पेपर एंड प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, ये दोनों पेपर्स का ज़्यादातर सिलेबस आपके प्रमोशन एग्जाम के कोर्स के साथ कॉमन है। तो अगर आप इन 20 मॉक टेस्ट को करें, हर एक के अंदर 10-10 मॉक टेस्ट हैं, तो आई एम श्योर आपको उसका बहुत बेनिफिट होने जा रहा है। तो इनको छोड़ना मत, दीज आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहाँ पे आप अपना टाइम चूज़ कर सकेंगे। रियल टाइम बेसिस के ऊपर ये आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको पता चल जाएगा आपके कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं, कौन कौन से गलत हैं। जो गलत हैं उनके सही आंसर क्या थे वो भी आपको वहीं से पता चल जाएगा। यानी आपके प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही एप्रोप्रिएट फॉर्म है ये, इसका बेनिफिट ज़रूर ले लेना। और जनरल बैंकिंग के लिए बेस्ट कंटेंट के लिए ये हमारी अलग वेबसाइट है। तो चलिए वापस चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। इन सिक्योरिटाइज्ड ट्रांजैक्शन व्हेन स्पेशल पर्पस एंटिटी इश्यूज सिक्योरिटाइजेशन नोट्स और सिक्योरिटी रिसीट्स, व्हाट इज मिनिमम टिकट साइज? या इन्वेस्टमेंट बाय ए सिंगल इन्वेस्टर। SBI ने अपने होम लोन्स को स्पेशल पर्पस एंटिटी को बेचा। इसने उसके बदले में सिक्योरिटाइजेशन नोट्स, जो सिक्योरिटीज फॉर्म में है, इनको इशू किया, जिसको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाय करेंगे। इन नोट्स का जो मिनिमम अमाउंट है, जिसको हम कहते हैं टिकट साइज, वो कितना है? ये क्वेश्चन का आंसर हमने देना है। 50 लाख है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है या 5 करोड़ है। मिनिमम टिकट साइज मीन्स इन्वेस्टमेंट बाय ए सिंगल इन्वेस्टर। सो व्हाट इज द मिनिमम टिकट साइज? तो मिनिमम टिकट साइज है ₹1 करोड़। सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शंस में अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस्ड लोन, अगर बैंक ए बैंक बी को अपना स्ट्रेस्ड लोन ट्रांसफर करता है, विच मेथड शैल बी यूज्ड इफ एग्रीगेट एक्सपोजर इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ लेंडर्स टू द बोरोर whose loan is being transferred is ₹100 crore और more। अगर एग्रीगेट एक्सपोजर
100 करोड़ का है, जिसमें स्टेस्ट वो लोन है। इसे अगर ट्रांसफर किया जाता है बैंक बी को, तो हमने बताना है किस मेथड को यूज किया जाएगा फॉर दिस पर्पस। ये होगा ऑक्शन मेथड, ये होगा ओपन बिडिंग मेथड, ये होगा स्विस चैलेंज मेथड, ये होगा डायरेक्ट नेगोशिएशन मेथड। तो कौन सा मेथड यूज किया जाएगा स्टेस्ट लोन को ट्रांसफर करने के लिए जिसका एक्सपोजर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। फ्रेंड, ये जो मेथड यूज किया जाएगा, इस मेथड को हम कहते हैं स्विस चैलेंज मेथड। सो अगर किसी परचेजर की बिड फाइनल हो गई है, उसके बाद भी इसमें रीनेगोशिएशन टाइप की पॉसिबिलिटीज अवेलेबल रहती हैं। Which category of banks are allowed by RBI to maintain in India by way of cash reserve with itself or by way of balance in current account with the Reserve Bank of India? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैश रिजर्व की, यानी CRR की। हमने बतानी है वो कौन से बैंक्स हैं जो CRR का अमाउंट या तो वो अपने पास करंट अकाउंट में बैलेंस रखेंगे, वो अपने पास ये कैश रिजर्व रखेंगे, या वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास करंट अकाउंट में बैलेंस रखेंगे। यानी या तो वो कैश रिजर्व अपने पास रख सकते हैं, ऑल्टरनेटिवली वो RBI के पास करंट अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकते हैं। हमने बताना है ये किस कैटेगरी के बैंक्स हैं। कमर्शियल बैंक्स हैं, लोकल एरिया बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, या रीजनल रूरल बैंक्स हैं। सो हमने बतानी है कैटेगरी ऑफ बैंक्स, बैंकों की कैटेगरी कौन सी है। सो क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पे 2 फैसिलिटीज उनको अवेलेबल हैं, ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। वो चाहे तो RBI के पास कैश करंट अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकते हैं, या अपने पास वो कैश रिजर्व रख सकते हैं। फ्रेंड, ये हैं लोकल एरिया बैंक्स, उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। बाकी सभी को RBI के पास करंट अकाउंट में ही पैसा रखना पड़ता है। फॉर पार्टिसिपेटिंग इन ए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स प्रोसेस, an entity is required to have a minimum net worth of how much amount according to its latest audit balance sheet. रेगुलेटरी सैंडबॉक्स प्रोसेस क्या होता है? इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके देता है जिसमें नई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को टेस्ट किया जाता है, बनाया जाता है, टेस्ट किया जाता है और फिर उनको फाइनली लॉन्च किया जाता है। तो जो भी एंटिटी इसमें पार्टिसिपेट करेगी उसकी मिनिमम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है। इट इज ₹5 लाख, इट इज ₹7 लाख, इट इज ₹10 लाख, या इट इज ₹15 लाख। सो क्वेश्चन नंबर 8, what is the answer? So this amount is ₹10 लाख, 10 लाख रुपए का ये अमाउंट है उसका नेटवर्थ का रिक्वायरमेंट। For a working capital loan given to an Indian corporate, the risk weight for A1, A3 and A4 is। तो बेसल 3 से ये क्वेश्चन है, अगर हमने किसी कॉरपोरेट को वर्किंग कैपिटल का लोन दिया है और उस कॉरपोरेट की जो क्रेडिट रेटिंग है या तो A1 है या A3 है या A4 है, तो ये क्रेडिट रेटिंग है। इसके लिए हमने बताना है रिस्क वेट कितना है। ये हमारे ऑप्शंस हैं, तो देखिए इनमें कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट बनती है। फॉर A1 रिस्क rating, for A3 rating and for A4 rating. Question number 9.
सो अगर आपने बेसल 3 को अच्छे से कर रखा है तो आंसर डिफिकल्ट नहीं है, नहीं किया है तो फिर इसको नोट कर लेना। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा वो आंसर हमारा A1 के लिए 30% है, A3 के लिए 100% है, A4 के लिए it is 150%. So this means option B is the correct answer. Question 10. Basel III capital regulations were implemented in India with effect from 1st April 2013. इनको पूरी तरह से कब से इंप्लीमेंट किया जा चुका है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट आसानी से आंसर दे सकेंगे। ये हमारे ऑप्शंस हैं, तो देखिए इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनता है। बेसल 3 की इंप्लीमेंटेशन का कंप्लीशन कौन सी डेट से हो चुका है? इनिशिएशन तो हुआ 1 अप्रैल 13 से, तो ये कंप्लीट हुआ है 1 अक्टूबर 2021 से, फ्रॉम दिस डेट। So option B is the right answer. When counterfeit notes are detected in soiled note remittance, or if counterfeit notes are detected in currency chest balance during inspection audit by Reserve Bank of India, तो पेनल्टी कितनी होगी ऑफ नोशनल वैल्यू ऑफ काउंटरफीट नोट्स इन एडिशन टू रिकवरी ऑफ लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ नोशनल वैल्यू ऑफ सच नोट्स? तो अगर सॉइल्ड नोट रिमिटेंस में या करेंसी चेस्ट के बैलेंस में अगर जाली नोट पकड़े गए तो पेनल्टी कितनी होगी? सो जाली नोट की वैल्यू तो रिकवर की ही जाएगी, वो तो जो लॉस है वो तो रिकवर किया जाएगा, उसके अलावा पेनल्टी कितनी होगी? ये हमारे ऑप्शंस हैं 50%, 75%, 100% एंड 125%। इसमें 100% लॉस वैल्यू तो रिकवर होगी, इसके अलावा पेनल्टी कितनी रिकवर होगी? 50% की पेनल्टी होगी उसके ऊपर, 75% की होगी, 100% की होगी या 125% की होगी? सो व्हाट विल बी द पेनल्टी? सो ये पेनल्टी अमाउंट होगा 100%, यानी जितने जाली नोट पाए गए उसके 200 के बराबर हमें वैल्यू पे करनी पड़ेगी। पर्सन्स एंटिटीज क्लासिफाइड एंड रिपोर्टेड एज फ्रॉड बाय बैंक्स। अगर बैंक किसी पर्सन को, किसी एंटिटी को फ्रॉड के तौर के ऊपर रिपोर्ट करता है, एंड एंटिटीज एंड पर्सन्स एसोसिएटेड विद सच एंटिटीज, अगर कोई पर्सन या एंटिटीज उस पर्सन के साथ एसोसिएटेड है, सो दे शैल बी डिबार्ड फ्रॉम रेजिंग फंड्स एंड सीकिंग एडिशनल लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल एंटिटीज regulated by Reserve Bank of India for what period from date of full payment of defaulted amount or settlement amount agreed upon in case of compromise settlement। तो अगर किसी अकाउंट को हमने क्लासीफाई कर दिया या रिपोर्ट कर दिया एज फ्रॉड और वो पर्सन उसका पैसा चुकता कर देता है, पे कर देता है, फुल पेमेंट कर देता है या सेटलमेंट पे कर देता है, तो इसके कितनी देर के बाद उसको क्रेडिट फैसिलिटी बैंक की डिस्क्रिप्शन के ऊपर दी जा सकती हैं? 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 2 साल के बाद या 7 साल के बाद? क्वेश्चन नंबर 12। सो जब वो फुल पेमेंट कर देता है डिफ्रॉडेड अमाउंट की या सेटलमेंट की अमाउंट की, अगर उसमें कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तो बैंक अपनी डिस्क्रिप्शन के ऊपर कितनी देर के बाद उसको एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी दे सकते हैं? सो दिस इज अलाउड आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद, 5 साल के बाद दिस कैन बी डन। क्वेश्चन 13। अकॉर्डिंग टू RBI मास्टर डायरेक्शन ऑन स्कीम ऑफ पेनल्टीज
ये पेनल्टीज की स्कीम है। करेंसी चेस्ट सी डेफिशिएंसी को लेकर, अगर कस्टमर सर्विस में कोई डेफिशिएंसी पाई गई मेंबर्स टू द पब्लिक, किसके लिए? नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑपरेशनल गाइडलाइंस, ऑपरेशनल गाइडलाइंस की नॉन कंप्लायंस। तो इसमें जैसे सीसीटीवी का वर्क ना करना, ब्रांच के कैश को करेंसी चेस्ट में रख देना, और इसी प्रकार की कई एक ऑपरेशनल गाइडलाइंस हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो अगर इनमें कोई नॉन कंप्लायंस डिटेक्ट किया जाता है बाय आरबीआई ऑफिशियल्स, तो उसके लिए पेनल्टी क्या रहेगी? फॉर ईच इंस्टांस ऑफ इरेगुलरिटी, सो जितने बार वो इरेगुलरिटी पकड़ी जाएगी उतने बार पेनल्टी लगेगी। सो फॉर ईच इंस्टांस ये पेनल्टी कितनी लगेगी, तो ये आंसर हमने प्रोवाइड करना है। तो ये अमाउंट होगा 2000 रुपीज़ का, ये अमाउंट होगा 5000 रुपीज़ का, 1000 रुपीज़ का, या 3000 रुपीज़ का। तो हमने बताना है अमाउंट ऑफ पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑपरेशनल गाइडलाइंस, जिसमें दो आपको बताई गई हैं, सीसीटीवी का काम ना करना, ब्रांच के कैश को करेंसी चेस्ट में रख देना। तो ये पेनल्टी है ₹5000 की। ऑप्शन बी इज द आंसर। अकॉर्डिंग टू मास्टर डायरेक्शन ऑन फ्रेमवर्क ऑफ इंसेंटिव फॉर करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये स्कीम है पेनल्टीज की, और ये क्वेश्चन है इंसेंटिव्स की स्कीम के ऊपर। अगर बैंक ब्रांचेज या करेंसी चेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करती हैं कॉइन्स को, तो अगर वो बैग में कॉइन्स देती हैं, 50 पैसा का कॉइन है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे पर बैग? तो जब वो वे करके देंगी तो नंबर ऑफ कॉइन्स पर बैग कितना होगा? तो इन केस ऑफ 50 पैसा, तो हमने बताया नंबर ऑफ कॉइन्स पर बैग, क्योंकि जो चार्जेस लेने हैं, इंसेंटिव मिलना है, वो पर बैग मिलना है। तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स है 4000, 2500, 5000 या 3000। सो एक बैग के अंदर 50-50 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे? हम कॉइन्स का बैग डिलीवर कर देंगे और हमें कमीशन उसके लिए मिल जाएगा, इंसेंटिव। सो नंबर ऑफ कॉइन्स इज 5000, 5000 कॉइन्स होंगे एक बैग के अंदर। और यहाँ पे हम किन कॉइन्स की बात कर रहे हैं? 50 पैसा वाले कॉइन्स की। अकॉर्डिंग टू मास्टर डायरेक्शन ऑन फ्रेमवर्क ऑफ इंसेंटिव फॉर करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज स्कीम फॉर बैंक ब्रांचेज फॉर ओपनिंग एंड रिमेनिंग मेंटेनिंग करेंसी चेस्ट, तो अगर बैंक ब्रांचेज ओपन करती हैं और मेंटेन करती हैं करेंसी चेस्ट को उन सेंटर्स के ऊपर जहां पॉपुलेशन 1 लाख से कम है और वो अंडर बैंक्ड स्टेट्स हैं, तो वहां पे जो कैपिटल कॉस्ट होगी उसको एस्टेब्लिश करने की, उसको रीइंबर्स करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कितने % उस एक्सपेंडिचर का रीइंबर्स करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसका मैक्सिमम सीलिंग कितना है पर करेंसी चेस्ट? तो ये आंसर हमें प्रोवाइड करना है। तो जब भी करेंसी चेस्ट को इस्टेब्लिश किया जाएगा तो उसके ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर होना है, तो रीइंबर्समेंट किस रेट से होगी और उसका सीलिंग अमाउंट कितना है? 40% के रेट से 25 लाख रुपए, 50% के रेट से 50 लाख रुपए, 60% के रेट से 75 लाख रुपए, 70% के रेट से 100 लाख रुपीज। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर का कितना % रीइंबर्स किया जाएगा और रीइंबर्समेंट का सीलिंग अमाउंट क्या रहेगा पर करेंसी चेस्ट, किन एरियाज में जहां पॉपुलेशन 1 लाख से नीचे है? क्वेश्चन नंबर 15। सो व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15? सो ये रीइंबर्समेंट है 50% का और सीलिंग अमाउंट भी 50 लाख रुपए है।
In case of core investment company, market value of quoted investment means average of weekly highs and lows of closing price of investment on a recognized stock exchange where investment is most actively traded during the period of how many weeks immediately preceding end of the financial year at which date the last audited balance sheet is available. तो हम अगर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज की बात करते हैं तो उनकी जो मार्केट वैल्यू ली जाएगी कोटेड इन्वेस्टमेंट्स की, तो वो एवरेज वीकली हाई एंड लो होगा क्लोजिंग प्राइस का, और वो भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, जहां उस इन्वेस्टमेंट को मोस्ट एक्टिवली ट्रेडिंग किया जा रहा है। तो ये कितने वीक्स का पीरियड लिया जाएगा? इमीडिएटली बिफोर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एट विच लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट इज अवेलेबल। तो ये 20 वीक्स का पीरियड लिया जाएगा, 24 वीक्स का पीरियड लिया जाएगा, 26 वीक्स का पीरियड लिया जाएगा, या 30 वीक्स का पीरियड लिया जाएगा। सो वो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें वीकली हाइज होंगे, वीकली लोज होंगे, तो ये लिया जाएगा आधे साल के लिए, यानी 26 वीक्स के लिए। सो आधा साल आपको रिलेट कर लेना है, तो 26 वीक्स याद रह जाएगा। If satisfied about event of willful default, the identification committee in the bank shall issue a show cause notice to borrower or grantor disclosing all material information and call for reply within what period of issuance of show cause notice. आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक अगर किसी बोरोर को हमने विलफुल डिफॉल्ट डिक्लेयर करना है तो उसके लिए आइडेंटिफिकेशन कमेटी ये काम करेगी। अगर आइडेंटिफिकेशन कमेटी सेटिस्फाइड है कि वो पर्सन ने इवेंट किया है विलफुल डिफॉल्ट का, तो उन पर्सन को शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा, जिसके लिए वो रिप्लाई कितने दिन में दे सकता है। तो वो हमारा क्वेश्चन है, रिप्लाई देने का पीरियड कितना रहेगा? 14 डेज का पीरियड रहेगा, 30 डेज का पीरियड रहेगा, 21 डेज का पीरियड रहेगा, या 10 डेज का पीरियड रहेगा। सो व्हाट शैल बी द पीरियड? तो बोरोर या ग्रांटर जिसको ये नोटिस भेजा गया है वो कितने दिनों में रिप्लाई दे सकता है? क्वेश्चन नंबर 17। फ्रेंड्स, रिप्लाई देने का ये पीरियड है 21 डेज का, यानी 3 हफ्ते में वो रिप्लाई प्रोवाइड करेगा, बोरोर हो या ग्रांटर हो या दोनों हो। अंडर भारत बिल पेमेंट सिस्टम, द एंटिटी विच प्रोवाइड्स इट्स कस्टमर एन इंटरफेस, चाहे वो फिजिकल हो या डिजिटल हो, टू पे बिल्स इधर डायरेक्टली और थ्रू एजेंट इंस्टीट्यूशन, तो उसको हम क्या कहते हैं? सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भारत बिल पेमेंट सिस्टम है। इसमें वो एंटिटीज जो कस्टमर को इंटरफेस प्रोवाइड करती हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। उसको कहेंगे बिल पेमेंट एजेंट, या कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट, या पेमेंट फैसिलिटेटर, या सर्विस प्रोवाइडर। क्या कहा जाएगा इनमें से उसको? फ्रेंड्स, इनको हम कहते हैं कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट। सो BBPS, कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट, ये इनको कहा जाता है। फ्रेंड्स, आई एम श्योर इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो आप ज़रूर यूज़फुल मान रहे होंगे। अगर आपको उसका बेनिफिट हो रहा है तो थोड़ा सा बेनिफिट हम और स्टूडेंट्स के लिए भी और हमारे चैनल के लिए भी दे सकते हैं। तो आप ये बेनिफिट सिर्फ इसको लाइक करके हमें दे सकते हैं, तो तुरंत इसको लाइक कर दीजिए। तो इससे पहले कि हम आगे चलें, इसको लाइक कर देंगे, और हो सके तो इसके लिंक को शेयर कर लें अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर। अगर आपके लेसन्स मिस हो रहे हैं तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को ज़रूर पुश कर लेना ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको बिफोर टाइम मिले और आप किसी भी क्लास को मिस ना करें। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक लाइक नहीं किया है, मेरा रिक्वेस्ट है इसको लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हमें YouTube की तरफ से एनकरेजमेंट मिलती है, बेनिफिट मिलता है। और YouTube अपने लेवल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए इस वीडियो को और बहुत सारे स्टूडेंट तक पहुंचाने की कोशिश करता है, तो इससे दूसरे स्टूडेंट को भी बेनिफिट मिल जाता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्रेडिट टूवर्ड्स क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड रेमिटेंस, तो यहाँ पे हम इनवर्ड रेमिटेंस की बात कर रहे हैं, नॉट आउटवर्ड की। What is maximum amount from individual inward MTSS remittance which is permitted to be loaded reloaded in full KYC API issue to the beneficiary? तो अगर इनवर्ड कोई रेमिटेंस आती है और वो कस्टमर है फुल KYC वाला, तो उसके कार्ड में ये अमाउंट लोड किया जा सकता है, रीलोड किया जा सकता है। हमने बताना है मैक्सिमम अमाउंट कितना है जिसको लोड किया जा सकता है या रीलोड किया जा सकता है। 25,000 है, 75,000 है, 50,000 है या 1 लाख रुपीज है। सो व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट जो लोड किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 19। सो मैक्सिमम जो अमाउंट लोड किया जा सकता है वो है ₹50,000, 50,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक्स आर फ्री टू डिसाइड स्प्रेड ओवर एक्सटर्नल बेंचमार्क। अगर बैंक EBLR सिस्टम को फॉलो करते हैं लैंडिंग रेट पर्पस के लिए, तो बैंक्स अपने लेवल के ऊपर EBR के ऊपर जो स्प्रेड होगा वो अपने लेवल के ऊपर वो डिसाइड कर सकते हैं। द क्रेडिट रिस्क प्रीमियम में अंडरगो चेंज ओनली व्हेन बोरोर क्रेडिट असेसमेंट अंडरगो सब्सटेंशियल चेंज। सो जब हम बात करते हैं क्रेडिट रिस्क प्रीमियम की, तो जैसे ही बोरो की जो रेटिंग है उसमें चेंज आएगी सब्सटेंशियल, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो स्प्रेड के दूसरे कंपोनेंट हैं जिसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट भी शामिल है, अगर उसको हमने ऑल्टर करना है, चेंज करना है, तो हम कितने पीरियड में एक बार उसको कर सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। तो जो तो क्रेडिट रिस्क प्रीमियम है वो तो रेटिंग चेंज होते ही हम कर सकते हैं चेंज एनी टाइम, लेकिन बाकी जो कंपोनेंट है उसके इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो स्प्रेड का वो पार्ट हम कितने पीरियड में चेंज कर सकते हैं। So once in 1 year, once in 6 months, once in 3 years या once in 5 years। तो स्प्रेड के उस कंपोनेंट को चेंज करने का हमें जो अथॉरिटी अवेलेबल है वो इनमें से कितने पीरियड में एक बार अवेलेबल है, 1 ईयर में, 6 मंथ्स में, 3 इयर्स में या 5 इयर्स में। फ्रेंड 3 साल में हम ऐसा कर सकते हैं। Last question, banks have freedom to determine maturity or tenor of rupee deposit of non-residents। तो बैंक फ्री हैं कि वो maturity and tenor of rupee deposit of non-resident डिसाइड कर सकते हैं। तो इसमें हमारे NRE अकाउंट आ जाते हैं, हमारे NRO अकाउंट आ जाते हैं जो रुपये में होते हैं। हमने बताना है NRE टर्म डिपॉजिट का मिनिमम पीरियड कितना है एंड NRO टर्म डिपॉजिट का मिनिमम पीरियड कितना है, तो ये हमने बताना है। तो इससे पहले कि मैं इसकी ऑप्शंस को डिस्प्ले करूं, एक और इन्फॉर्मेशन आपको रिमाइंड करवाने के लिए मैं दोबारा से डिस्प्ले दे रहा हूं। तो ये जानकारी आपके बेनिफिट के लिए है। ऑनलाइन रियल टाइम बेसिस के ऊपर आप 20 मॉक टेस्ट रियल टाइम बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो अवेलेबल हैं JIB के 2 पेपर्स के लिए, जो प्रमोशन के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल हैं।
तो ये हमारा इंडियन इकोनॉमी का पेपर है और दूसरा हमारा प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस बैंकिंग का। इसमें 10-10 मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। आप इनको यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली इनका बहुत सारा एडवांटेज आपको मिलने वाला है। तो चलिए वापस चलते हैं हम उसी क्वेश्चन के अंदर। सो हमने बताना है इन टर्म डिपॉजिट का पीरियड 6 मंथ्स है, 30 डेज है रिस्पेक्टिवली, 1 ईयर है, 7 डेज है, 3 मंथ्स है, 15 डेज है, या 2 ईयर्स है एंड 1 मंथ है। सो ये रुपी टर्म डिपॉजिट हैं, इनका मिनिमम टेन्योर कितना है? फ्रेंड्स, एनआरई के केस में ये 1 साल है मिनिमम, और एनआरओ के केस में ये डोमेस्टिक की तरह है, यानी 7 डेज। तो ऑप्शन बी इज आवर आंसर। तो आई एम श्योर ये 21 क्वेश्चन आपने ठीक से अंडरस्टैंड कर लिए हैं। कोई भी क्वेश्चन जिसको आप अंडरस्टैंड ठीक से नहीं कर पाए तो उसको रिवाइंड करके वापस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और अपने कन्फ्यूजन को रिमूव कर सकते हैं। सो इस प्रकार के और वीडियोस हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।